नमस्कार साथियों, मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अमनदीप कौर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। इस पे हमने स्टार्ट की थी पॉलिटी की सीरीज, जिसमें हम देख रहे थे कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ है और जो ब्रिटिश टाइम में एक्ट आए थे उनमें से हमने कौन कौन से प्रावधान उठाए हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1833 का एक्ट था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। ये आपने वो वाली क्लास देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर एक बार देखें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर करें, ताकि जो भी अभी स्टडी में बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको अभी बेसिक पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये क्लास उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये जो तस्वीर मैंने लगा के रखी हुई है ये है लॉर्ड डलहौजी, जो कि हमारे हमारे तो नहीं कह सकते, ब्रिटिशों के लॉर्ड डलहौजी थे। और इन्हीं के प्रयासों के बदौलत जो था वो 1853 का चार्टर एक्ट भारत में लाया गया था, क्योंकि ये उस टाइम जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। तो चलिए देखते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। और जैसे कि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि भारतीय संसदीय प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही मानी जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें भी पॉइंट है, तो उसको नोट जो है वो करते रहिएगा। तो सबसे पहले तो एक मिनट। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया है कि जो भारत की संसदीय प्रणाली की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो देखते हैं कि जैसे पहले हमने देखा था कि जो भारत ब्रिटिश कंपनी थी और जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था 1833 के एक्ट में, वही जो था वो सभी पूरे भारत के लिए कानून बना रहा था। और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी जिसमें 4 मेंबर हमने देखे थे कि 4th मेंबर जो है वो 1833 के एक्ट के माध्यम से जुड़ चुका है। जैसे कि आपने शासन के 3 अंगों के बारे में पढ़ा ही होगा कि शासन के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य क्या होता है कि जो कानून बनाता है, देश के लिए कानून बनाने का काम कौन करता है, विधायिका। और उन कानूनों को लागू कौन करता है, कार्यपालिका। और जो न्याय करती है उनको बोलते हैं न्यायपालिका। तो विधायिका के कार्य क्या मैंने बताया अभी कि जो कानून बनाए। तो जो पहले गवर्नर जनरल था और उसकी कार्यकारी परिषद थी, सारे कानून बनाती भी वही थी, लागू भी वही करती थी। मतलब विधायिकी कार्य भी उसी के पास थे और कार्यकारी भी उनके पास थे। लेकिन 1853 में अब क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है उसके जो विधायिकी कार्य है कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिए जाएंगे। मतलब कानून दूसरे बनाएंगे और लागू जो है वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेंगे। हालांकि इसमें एक प्रावधान ये भी था कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है और जो एक मुख्य सेनापति है वो भी इस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधायिका है, उसमें मेंबर होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले तो वही है कि विधायिकी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया गया है। तो उसके लिए क्या बना दिए, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें थे 12 मेंबर्स जो हैं उसकी 12 मेंबर्स की एक विधायिका बना दी गई है, जिसमें कौन कौन शामिल होगा, एक तो होगा गवर्नर जनरल, एक होगा और उसकी कार्यकारी परिषद जिसमें थे 4 मेंबर, और एक होगा मुख्य सेनापति। मतलब 6 लोग तो ये हो गए। बाकी जो बचे 6 वो होंगे, एक तो बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर, आगरा का गवर्नर, और एक जो हमने देखी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी फोर्ट विलियम में, उसका मुख्य न्यायाधीश, और एक जो है अनदर जो है न्यायाधीश जो है उसका मेंबर होगा। मतलब 12 मेंबर्स हमने देख लिए हैं, जिसमें 6 मेंबर तो वही है, गवर्नर जनरल है, कार्यकारी परिषद है उसकी, उसमें 4 मेंबर थे, और एक मुख्य सेनापति हो गया, और 6 विधान पार्षद हैं जिसमें बंगाल का, मद्रास का, बम्बई का, आगरा का जो गवर्नर है वो शामिल होगा। साथ में उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश जो है वो शामिल होंगे।
मतलब ये अभी 12 जने लोग, जो 12 लोग हैं, ये मिलकर अब एक कानून बनाएंगे। तो यही 12 मेंबर जो हैं वो कानून बनाएंगे पूरे देश के लिए और वही लागू होगा। लेकिन यहाँ एक प्रावधान यह भी दिया गया कि जो ये 6 जो विधान पार्षद हैं, वो चाहे एक कानून बना भी दें कोई, तो लेकिन वो तब तक पास नहीं होगा जब तक कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद जो है वो पास नहीं कर देती। मतलब अभी भी मेन पावर जो है वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के पास ही है। लेकिन फिर भी थोड़ा जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई है, इनको भी थोड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब पहले तो इनसे जो है पावर छीन ली गई थी कि आप लोग कोई भी कानून नहीं बना सकते, लेकिन अब इनको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ प्रावधान हो गया कि इनको भी थोड़ी पावर जो है अब दे दी गई है। तो फिर एक तो ये प्रावधान हो गया कि उनके बिना अब कोई जो है कानून बन नहीं सकता। लेकिन एक पावर और दे दी गवर्नर जनरल को कि वीटो पावर भी जो गवर्नर जनरल को दे दी गई है। वीटो पावर मतलब कि अगर वो किसी चीज़ से असहमत है तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हमारे हो गए इसके प्रावधान कि क्या क्या हुआ है। पहला तो विधायी कार्य से जो कार्यकारी कार्य हैं वो अलग कर दिए गए हैं और 12 मेंबर्स की ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है और 6 विधान पार्षद जो है वो बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के हैं और गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी। अगला जो प्रावधान था वो था कि जो विधि सदस्य बनाया था 1833 में, जैसे हमने देखा कि लॉर्ड मेकाले, उसको अब स्थायी बना दिया गया। तब उसको अस्थायी तौर पे शामिल किया गया था, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में उसको स्थायी बना लिया गया। मतलब अब जो उसके मेंबर हैं वो 4 परमानेंट हो गए। बट और बंगाल के शासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। मतलब अब जो 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उसकी पावर जो उसका जो काम थे वो ज़्यादा हो गए। मतलब पूरे भारत का उसको अब देखना है, तो जो बंगाल का अलग से शासन देखने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रावधान कर दिया गया। जैसे बंगाल का था, मद्रास का था और बम्बई का था, वैसे ही बंगाल का भी अब कर दिया गया। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या जो है वो 24 से घटा के 18 कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? जो कंपनी के ऊपर जो पूरा काम देखते थे वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें भी जो 18 शामिल किए गए हैं ना, कि 18 कर दी गई है उनकी संख्या। इसमें भी जो 6 मेंबर्स होंगे वो ब्रिटिश संसद जो सम्राट है वो इसमें शामिल करेगा। मतलब जो 18 में से 6 मेंबर जो हैं वो ब्रिटिश सम्राट जो है वो नॉमिनेट करेगा। मतलब इनकी पावर भी अब काफ़ी कम कर दी गई। और एक प्रावधान सबसे इम्पोर्टेंट ये किया गया कि जो कंपनी का शासन है, जैसे हमने देखा था कि 1833 के एक्ट में उससे जो चाय और चीन के व्यापार के साथ एकाधिकार का जो उसको अधिकार था वो भी छीन लिया गया था। अब उन्होंने सोचा कि अब धीरे धीरे जो कंपनी का शासन है ना इसको ख़त्म कर दें। पहले तो मैंने बताया था ना कि इतनी जल्दी उन्होंने नहीं की, क्योंकि जो कंपनी आई थी काफ़ी टाइम से उनको इधर का एक्सपीरियंस था, तो इतनी जल्दी उनसे शासन जो उनसे नहीं लिया। लेकिन अब जो 1853 का एक्ट आया है ना, इसमें उन्होंने कर दिया कि ब्रिटिश संसद को ये पावर दे दी कि आप जब भी चाहो ना ये भारत में से कंपनी का शासन आप जो है वो ख़त्म कर सकते हो। ये पावर जो है वो ब्रिटिश संसद को दे दी गई। और यहाँ पर एक प्रावधान और भी किया गया कि जो मेंबर्स हैं इसके विधायी परिषद के, उस उनके जो मेंबर हैं उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। हालांकि जो मतलब इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने का अधिकार तो नहीं मिला, फिर भी मिल गया कि हाँ आप गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो यहाँ पर हुआ है वो यही प्रावधान हुआ है कि जो विधायी कार्य को जो कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया गया है। और जो भारतीय संसदीय प्रणाली की शुरुआत है वो कौन से एक्ट से हुई है? 1853 के चार्टर एक्ट से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की संसदीय प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट से मानी जा सकती है? तो उसका आंसर आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।